सबसे पहले तो आपको इसमें सिलेबस के बारे में पूरा पूरा पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या कहाँ से कैसे पूछे जाने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक से प्रश्न। इस बार का जो है ना पूरा का पूरा टॉपिक ही दे दिया है, पता है कि नहीं? पूरा का पूरा टॉपिक ही दे दिया। तो उसका सिलेबस था यावर जी, कहाँ है? रमन जो रखा था, लेते आइए। ठीक है ना, बिहार पुलिस का पूरा इस बार टॉपिक कवर किया गया है। अब देखिए उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है, जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बस उसको फोकस करना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको फोकस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। अगस्त तक में एग्जाम भी दे देना है, तो समय बहुत कम है। समय अर्थात अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, मतलब 4 साढ़े 4 महीना, 5 महीना से ज्यादा समय अब है नहीं, तो इसीलिए बढ़िया से तैयारी करके आपको दे देना है। आप गूगल पे भी जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर आप सिलेबस को ही डाउनलोड कर लेंगे, बिहार पुलिस सिलेबस। यहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर दें क्या? ये आ गया, ये ऑफिशियल सिलेबस है। गूगल करेंगे तो आपको यहां से आराम से मिल जाएगा, फर्स्ट में ही पीडीएफ के रूप में सिलेबस जो दिया हुआ है। ये आपका 2025 का है, ऊपर में सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है ना, और टोटल वैकेंसी कितना है यहाँ पे लिखा है? 19 हस्तक। अच्छा, ये तो दूसरा वाला है जी, 103 सिपाही नियुक्ति। पाठ्यक्रम सबका सेम ही होता है क्या? इस सबको पढ़ना पड़ेगा। एक बार नया वाला सिलेबस होम पेज पे जाके देख लेते हैं। ये 14 अप्रैल ये नहीं दिया है क्या? आ गया सिलेबस ऑफ कांस्टेबल एडिट ट्रेनिंग 1/2025 बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म फोर्स। यही है ना सिलेबस जो फर्स्ट वाला है इसमें? अच्छा, हाँ यही है। ठीक है ना, जो खुला था ना वही था। हाँ, हिंदी भी पढ़ना पड़ता है ना, हिंदी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, गृह आरक्षी, ये आपका बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम, 1978 के नियम है, ये पद नहीं था। ठीक है, 633 के अंतर्गत परिशिष्ट 103 सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया कंडिका 1/6 लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, अर्थात 10th लेवल का यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाने वाला है। कहने का तो 10th है, लेकिन कहां कहां से पूछता है कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज को इस क्लास में आपको शोध किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है टोटल सिलेबस, कब इसको डिजाइन किया गया है। यहां से इसका पाठ्यक्रम चर्चा होता है। पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है आपका हिंदी। ठीक है, क्या है? हिंदी। हिंदी में आपका गद्य और पद्य 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो गद्य वाले में आएंगे तो यहाँ पर देखिए अनेक अनेक प्रकार के दिए हुए हैं। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास से संबंधित पाठ को, मतलब हिंदी का विकास कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ, उसके बारे में यहां से जानकारी मिलेगी। नई कहानी से एक कहानी, उर्दू साहित्य से महिला लेखिका की एक कहानी, मतलब कि ये सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल सिलेबस को एक बार आप खुद से भी देख लीजिएगा। उसके बाद पद्य वाला भाग आता है। पद्य वाला भाग में भक्ति काल, रीति काल, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, ये सब के सब यहाँ से एक एक कविता दिया गया है। सबका एक एक कविता कम से कम आपको
आना चाहिए और कहां से क्या सवाल होगा। एक एक सवाल रहता है, मान के चलिए एक टॉपिक से एक ठो सवाल रहता है। बात समझ में आया। उसके बाद व्याकरण में आपका लिंग है, वचन है, काल है, उपसर्ग है, कर्मक सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग है, वाच्य है, संधि है, समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थ शब्द है, श्रुति समानार्थक शब्द है, मुहावरे, मतलब कि ये सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साहित्य शास्त्र में शब्द, शक्ति, अलंकार वगैरह सब यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। यमक, श्लेष, ये सभी पूरा का पूरा हिंदी ही दिया हुआ है। श्लेष वगैरह सब भी पूछता है, दोहा, चौपाई, छप्पर, सौठा, रोला, ठीक है। उसका द्वितीय भाषा से संबंधित भी है, गद्य भाग का, हिमालय से संबंधित एक पाठ, राष्ट्रीय भावभूत पर आधारित एक पाठ। मतलब कि 10th क्लास के अंदर है, मतलब जब से हिंदी आपका प्रारंभ होता है ना 4-5 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के सभी चैप्टर में जितने भी चीज इंक्लूड किए गए हैं, ये सारा का सारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बात समझे। सामाजिक रिश्ते नाते के आधार पर एक पाठ इसमें भी है। इसका भी पद भक्ति काल से संबंधित है, कविता, रीतिकाल, मतलब वही चीज है। व्याकरण के बिंदु इधर भी आपको नीचे दिए हुए हैं, मातृभाषा हिंदी, ठीक है। गद्य भाग का है, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया जैसे महान व्यक्तियों की रचनाएं, उसके क्या क्या है, ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाठ में व्यास की कथाकार की एक कहानी है, ठीक है। उसके बाद फिर पद भाग है, मतलब कि पूरा का पूरा इस बार का सिलेबस जो दिया है, देखिए वही चीज को बार बार रिपीट है, अलग अलग क्लास में जाकर के। उसके बाद आपका इंग्लिश आता है। बात समझ में आया। वर्ड, एसेंट एंड इंटेंशन, मतलब कि वर्ड पावर आपका कंप्लीट होना चाहिए। सैनोनिम्स, एंटोनिम्स भी इसमें दिया होगा, है ना। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, मतलब कि जो पैसेज वगैरह सब होता है उसको पढ़ करके आंसर कैसे निकालेंगे। तो ये आपका कब होगा, ग्रामेटिकल जब स्ट्रक्चर आप मजबूत कर लेंगे, है ना, ट्रांसलेशन, ग्रामर, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सबसे लास्ट में बच्चा ये पढ़ता है, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ता नहीं है बिहार पुलिस वाला सब, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 10th क्लास का सिलेबस में जो जो चीज दिया हुआ है उसको भी एक बार देख लेना है ना। और कुछ खास चीजें नहीं है इंग्लिश में। उसके बाद गणित स्टार्ट होता है आपका। गणित में आपका संख्या पद्धति है, बीज गणित है ना, व्यावसायिक गणित है, शेयर, लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। एक एक सवाल इधर से होता है, ज्यादा सवाल आपका ये वाला चैप्टर में आएगा, है ना। शेयर, लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज और किस्त में भुगतान। उसके बाद नियामक, ज्यामिति से भी कुछ सवाल होगा, ठीक है। ज्योमेट्री से भी इधर सवाल होगा कुछ कुछ, ठीक है। वृत्त, क्षेत्रफल, बनावट, ये सारा कुछ से आपका कुछ कुछ सवाल होगा। एकाध एकाध सवाल, मतलब एकाध का ही तो बात है, मतलब वही तो नंबर बढ़ाता है। बात समझे ना। और ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी सब टोटल सब्जेक्ट मतलब इसी बैच में हो जाना है कंप्लीट। उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्षेत्रफिति वाला है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, मतलब ये सारा का सारा मैथमेटिक्स को भी कवर करना है। मतलब बेसिक जानकारी तो होना ही चाहिए, भले आप एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन को क्रैक ना करें, लेकिन बेसिक बात तो पूरा का पूरा पता होना चाहिए। बात समझे ना। क्लास 10th का फिर यहां पर आ गया, टोटल पूरा का पूरा फिर वही चीज है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान। इसमें आपका इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है, ठीक है। भौगोलिक खोज अंधकारमय युग से स्टार्ट होता है, मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब से स्टार्ट होकर के आधुनिक युग तक इसको पूछा जाएगा, ठीक है ना। कैसे खोज हुआ है, कैसे उपनिवेश हुआ था, भौगोलिक खोज के क्या क्या परिणाम आए हैं, उसका अमेरिकी स्वतंत्रता के क्या क्या कारण है, परिणाम है, औद्योगिक क्रांति कैसे हुआ था, फ्रांस की क्रांति से भी यहाँ पर दिया गया है, पूरा का पूरा नाजीवाद के बारे में दिया गया है, मतलब पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री सब दिया है, ठीक है। आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद के बारे में दिया हुआ है, कृषि और खेतिया समाज के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा का पूरा इन सब चीजों को एक बार देखिएगा। शांति प्रयास, है ना, पूरे के पूरे राष्ट्र में क्या क्या शांति के लिए किया गया, ये सारा के बारे में यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, समाजवाद साम्यवाद में क्या अंतर है ना, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, मतलब एक एक सवाल तो आएगा। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन सबके बारे में होना ही चाहिए, सबको तो थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा कम से कम।
ना पूरी गहराई में जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानकारी पता होना चाहिए कि बोल्शेविक क्रांति क्या होता है, ये सब देश कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे बना, क्या हुआ, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलेंगे, बाहर कुछ भी करना नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है। फ्रांसीसियों के विरुद्ध यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, है ना, ये सब के बारे में जानेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम, भारत के क्या संबंध था, खिलाफत आंदोलन, असहयोग, ये आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का पार्ट है ना। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, संविधान अवज्ञा आंदोलन, पृष्ठभूमि, कारण परिणाम, किसान मजदूर जनजाति का विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह का चैप्टर है, सब आपको दिखाएंगे। मतलब बेसिक हेडलाइन ही खाली पढ़ा देंगे ना, जितना आपका इसमें टॉपिक दिया हुआ है खाली हेडलाइन को पढ़ा देना तो पूरा का पूरा एग्जाम तक पहुंच जाएंगे। बात समझ आया? सिर्फ हेडलाइन को अगर पढ़ा दे तो। अर्थव्यवस्था और आजीविका में ब्रिटेन भारत औद्योगिक क्रांति के बारे में दिया हुआ है, कैसे कैसे, हाँ ठीक है। मजदूर आजीविका, संगठित और असंगठित क्षेत्र, यहां से सवाल एकदम निश्चित रहता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होता है, बात समझे ना, ये सब हो जाएगा। ठीक है। फिर शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद व्यापार और भूमंडलीकरण, ये सब आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है। उसके बाद ये सबको लगता है सोशल साइंस समाप्त हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है भूगोल, है ना, वो आपका हिस्ट्री से संबंधित था ज्यादातर। इधर आपका कंप्लीट क्या स्टार्ट हो रहा है, भूगोल। ठीक है। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है, ये तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी है और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से रहता है, बस समझे ना, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से रहता है। ये सारा कुछ को हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक करके बताएंगे कैसे कितना भारत का भौगोलिक का विस्तार है, कहां से कहां तक ये सब जाता है। और सबसे पहले हम इस बैच में ज्योग्राफी में स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं पॉलिटी नहीं, पॉलिटी इतना पढ़ लिया है बच्चा की कोई बात नहीं है, ज्यादा सवाल यहां से पूछा जाता है, समय कम है ना, बस समझे। पॉलिटी तो रिवाइजिंग किसी न किसी बैच में हो ही जाएगा। ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का भौगोलिक विस्तार मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, बात समझ में आया ना। यहाँ 68 से 98 के आसपास है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन के साथ हम ये सब चीजों का विस्तार करेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे आप लोगों को कि कैसे कैसे कहां पर क्या है। ठीक है। भौतिक स्वरूप में संरचना, उच्चावाच और भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन का मतलब होता है इधर आपका हिमालय है, इधर मैदान है, इधर पठारी क्षेत्र है, इधर भी पठारी क्षेत्र है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, बात समझे ना। मतलब सभी क्षेत्र के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। अपवाह का मतलब होता है बहाव क्षेत्र, नदियां, जलाशय। ठीक है। इधर कौन कौन सी नदियां किधर को बहती है, किधर किसका अपवाह क्षेत्र है, ये सब के बारे में हम लोग, अपवाह तंत्र से एक सवाल पिछले बार भी बिहार पुलिस में पूछा था, बात समझे ना। तो पूरा अपवाह तंत्र का मतलब होता है बहाव, नदी का बहाव क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर गंगा नदी है, यहाँ निकल करके ऐसे गंगा जाती है ना बंगाली खाड़ी में, बात समझ आया। तो ये जो बह रहा है ये तो अपवाह है, साथ साथ इसमें जो अन्य नदियां आकर के ऊपर से मिलती है, कोसी आके कहाँ मिलती है, गंगा में, नीचे से आकर के सोन वगैरह सब आकर के मिलती है, तो ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र यहां तक ये कहलाएगा अपवाह। क्या कहलाएगा, अपवाह कहलाएगा, बात समझ में आया, समझे। सब चीज को जब पढ़ाने लगेंगे तब मैं एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो बस सिलेबस को हम आपको दिखा रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या चीज है, बात समझ में आया। तो अपवाह तंत्र से भी आपका सवाल पूछा गया था, ये सारा का सारा आएगा इस तरह से। ठीक है। मानव सभ्यता, जीवन रेखा, नदियां, नदी संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम उपाय, मानव जीवन पर इसका प्रभाव, ये सब पढ़ाएंगे। साथ साथ जलवायु वाला भी पढ़ाएंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या क्या से कारक है, मानसून, वर्षा ऋतु, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और अन्य प्राणियां, ये सब आपका सब ज्योग्राफी का चैप्टर है, साथ साथ इन्वायरमेंट का भी चैप्टर है। जनसंख्या, घनत्व परिवर्तन, निर्धारित वृद्धि, प्रजनन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब चीज को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश की स्थिति, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, देख रहे हैं ना, एकदम स्पष्ट रूप से नाम लिखा हुआ है, इनमें पड़ोसी के बारे में तो पता होना ही चाहिए, बस समझे। हाँ अच्छा,
तो मेन आपको बता दिया कि सब मतलब पड़ोसी का मतलब पड़ोसी आप समझ लीजिए। पूरा नाम लिखेगा तो फिर तो ये तो किताबें बन जाएगा, है ना। तब तो यहीं से याद कर लीजिएगा, जाके एग्जाम दे दीजिएगा, तब मास्टर कौन काम का। ठीक है, जलवायु, उद्योग, धंधे, ये सारा कुछ आएगा। उसके बाद मानचित्र अध्ययन में मापक की क्या क्या उपयोगिता है, किस किस प्रकार से मापते हैं, ये सब आप लोग को समझाएंगे। तथा क्षेत्रीय अध्ययन, भौग, पूरा 9-10 का बुक छपा हुआ लग रहा है। हाँ 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 हाँ, सिलेबस वही चीज है पूरा का पूरा। मतलब फिर से उसको पढ़ रहे हैं, है ना। अभी तक क्या कर रहे थे कि मजे मजे से पढ़ते पढ़ते आए, सब कुछ मैट्रिक भी पास कर गए, इंटर भी पास कर गए, लेकिन अब पता चल रहा है कि सब कुछ लगता है भूल भूल गए। ठीक है, उसी चीज को हम क्लास में आपको जगा देंगे। बस जितना चीज भूले है ना, फिर से हम उसको याद दिला देंगे और बेसिक बढ़िया से बता देंगे, ताकि आप अब भूले नहीं, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में यही होता है। बात समझे ना। संसाधन एवं उपयोग, ठीक है, ये भी आपका चैप्टर है ना। संसाधन, संसाधन के कौन कौन से हैं, उसके बाद कृषि के क्या क्या संसाधन है, ये सब के बारे में आपका दिया हुआ है। जल संसाधन में क्या क्या है, किस प्रकार से इसको संग्रह करना है, पुनर्चक्रण करना है, स्वर्ण परियोजना क्या है, मतलब सब कुछ ए टू जेड आपका एकदम किताब से उठा करके ही दे दिया है। उसके बाद खनिज है, प्रकार है, सब टोटल चैप्टर हम पढ़ा देंगे आपको, मेन मेन चीज, ताकि आपका छूटे नहीं। ठीक है, उद्योग, निर्माण, धंधा सब कुछ है, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब को पढ़ना पड़ेगा भाई। बिहार प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, बिहार में फिर क्या क्या प्रॉब्लम है ना, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। उच्चावाच, प्रदर्शन विधियां, समोच्च रेखा, भू आकृति, प्रदर्शन, पर्वत, पठार, मैदान, जलप्रपात, भीआगरी, घटिया, अभी बताए थे ना, किधर पर्वत है, किधर पठार है, किधर मैदान है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका आता है राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, जो पॉलिटी आप लोग अगला बैच में पढ़ाई कर रहे हैं, 8 से 9 वाला बैच में। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ लोकतंत्र की पृष्ठभूमि, लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, वैश्विक लोकतंत्र की परिकल्पना, लोकतंत्र क्या है, क्यों है, कैसा है, सब चैप्टर उठा उठा के दे दिया है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल यहां से होता है, संविधान निर्माण का, संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया, संविधान की विशेषताएं क्या है। ठीक है, वहां से पूछेगा। ये सब आपको पढ़ाया भी जा चुका है पिछले वाले क्लास में, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लोकतंत्र की चुनावी रणनीति क्या क्या होती है, चुनाव की जरूरत क्यों है, ये सब के बारे में जो बच्चों को समझाया जाता है ना, वो आपका बेसिक कंसेप्ट है। और हम जो आपको पढ़ा है वो केवल क्वेश्चन है, वहीं से सवाल आना है, इसको पढ़ करके वहीं पहुंचना है। तो डायरेक्ट वही कहे ना पढ़ ले, बस समझ में आया। इन सबको समझने के बाद पूछा जाएगा वही, तो डायरेक्ट वही क्यों ना पढ़ ले। ठीक है, चुनाव की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था, ये सब का सब पढ़ा चुके हैं, याद करिए पिछला क्लास में। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, तीनों संस्थाओं के अंतर्गत संबंध क्या क्या है, ये सारा कुछ आप लोग को बताया गया है। कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ है तो किसी न किसी बैच में फिर आएगा, या फिर इसी बैच में फिर चलेगा। जिसका इसका नया बच्चा उसका छूटेगा तो यहाँ करवाएंगे ना, है ना। सबका कार्ड चेक कर लीजिएगा, तो बिना पैसा वाला कार्ड एंट्री नहीं दीजिएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतंत्र में क्या क्या अधिकार दिया गया है, अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार है। मतलब ये सारा बात का मूल बात पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ा सा उसको लिंक अप कर देना है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र में अधिकार की जरूरत क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, कब बढ़ता है कब घटता है, सूचना का अधिकार, मानव अधिकार, मतलब सबके बारे में जानकारी आपके पास होना चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, सत्ता, समझदारी, ये सब का सब वही चीजें हैं। इनको पढ़ने का मतलब है पूरा का पूरा यूपीएससी निकाल लेना। ठीक है, टोटल चैप्टर एनसीईआरटी का यहां से वहां तक घुसेड़ दिया है, बस समझे। सीधा सा मतलब है कि आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट आ जाना चाहिए, ताकि आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर लें, बस समझे। और हकीकत बात यह है कि ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये यूपीएससी से ज्यादा बड़ा सिलेबस है, बस समझ में आया। जो लड़का इतना पढ़ लेगा ना, यूपीएससी क्रैक कर लेगा, वो बिहार पुलिस का एसपी बन जाएगा, बस समझ में आया। सही बता रहे हैं, इतना बड़ा सिलेबस है इसका, लेकिन फिर भी इसको समराइज करते हुए सारा चीज को पढ़ लेना है। इसलिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। इतना अगर कोई पढ़ने लगे तो पता चलेगा 4 साल बीत गया और सिलेबस कंप्लीट
नहीं हुआ। हकीकत बात यही है, इसीलिए मार्गदर्शन की जरूरत है। ठीक है, लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं, लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सब पूछा जाता है यूपीएससी और बीपीएससी के मेंस एग्जाम में। बात समझ आया? किसमें पूछा जाता है? मेंस एग्जाम में। और ये पढ़ना क्यों है? ताकि मेंस का तैयारी हो सके। लेकिन आपको यहाँ तो बिहार पुलिस वाला एग्जाम देना है, आप नहीं भी पढ़िएगा, को नहीं हो पढ़ के तुक्का मार देता, वो निकल जाता है, तो पिताजी कहेगा अरे तो की पढ़लन पूर्णिया में जाकर, वो तो वही नहीं निकाल लेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ किस्मत कभी खेला हो जाता है। ठीक है ना? तो उसी ढंग से आपको पढ़ाई भी करना है, पूरा डूब नहीं जाना सिलेबस। अच्छा, लाइन बाय लाइन बस समझ में ना, पूरा डूबना भी नहीं है, नहीं तो सिलेबस में डूबले रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होता है। लीजिए बिहार की एक गांव की कहानी जो आपका इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है चैप्टर में, वो पूरा गांव। अब गांव का कहानी पढ़ के क्या करेंगे? कोई बच्चा अगर नया नया आए और जब सिलेबस को पढ़ ले, है ना, तो गांव का कहानी पढ़ना स्टार्ट करेगा, नहीं लिखा हुआ हमको तो पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा क्लास में भी ऐसा होता है, सर ये कहाँ पढ़ा, ये तो लिखल था, ऐसा बोल देता है। समझे ना, सर ये कहाँ पढ़ा है। लेकिन भाई आपको समझना पड़ेगा, सिलेबस में लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन आपको सवाल कहां से पूछा जाना है उस पर ना फोकस करेंगे। बात समझ में आया? तो गांव का कहानी पढ़ के क्या करेंगे? सब लड़का तो गोए से है, सब कुछ पता है। बात समझ में आया? क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे अर्थव्यवस्था चलता है, घर जाता है तो कभी पड़ोसी से लेते हैं, दुकानदार के पास नहीं रहता है तो कभी उधारी ले लेते, क्या नहीं पता। यही तो बात वहां पर कहानी है, लिखा हुआ पूरा का पूरा। बात समझे ना? गांव, कस्बा, शहर, राज्य, देश विदेश सबके बीच में उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा आपस में संबंध को जानना, क्या जानेंगे? सब कुछ पता है, पढ़ना नहीं है भाई ये सब, केवल प्रश्न पर आकर के फोकस करना। आखिर तुम सवाल कहां से पूछोगे, तो उसी चीज पर हम लोग फोकस करेंगे। मानव एक संसाधन है ना। उसके बाद गरीबी वाला चैप्टर है ना, कई सारे गरीबी के कारण हो सकते हैं, ये सब का सब मेंस एग्जाम का सिलेबस है। मेंस, बीपीएससी और यूपीएससी जो मेंस में होता है ना, भारत में गरीबी क्यों है, क्या कारण है, तो इतना वो कारण खाली लिख दीजिएगा, नहीं यही हेडलाइन है, तो ये पास कर जाइएगा। सही बता रहे हैं, सिर्फ हेडलाइन अगर लिख दिया जाए तो आराम से पास कर जाएंगे। बात समझे? इसीलिए 2 बार 4 बार लोग को पढ़ता है इन सब चीजों को। बेकारी है, कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता है, कृषक मजदूर की समस्या है, बिहार में कृषक में क्या क्या समस्या है, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, ठीक है, मुद्रा, बचत, साख, है ना, इस चैप्टर से सवाल होता है। बस है, सवाल कहां से होता है? इस वाले चैप्टर से। क्या होता है मुद्रा, क्या होता है मुद्रा का इतिहास, क्या है बचत, क्या है साख, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वित्तीय संस्था के बारे में जानेंगे, ये वाला चैप्टर है। यही सब चैप्टर का कोई आवश्यकता नहीं है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण अर्थात भौगोलिकरण, वो ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में पूछता है। मतलब हम लोग को पता है ना कि सवाल कहां से आना है, पढ़ाना क्या है बच्चों को, इसलिए इतना ज्यादा रिजल्ट होता है और कोई कारण नहीं। ठीक है, ये सब का सब आपका दिया हुआ है। उपभोक्ता जागरण, संरक्षण, कहां कहां से सवाल आएगा वो हम लोग को पता है, बस पढ़ना वही चीज है। ठीक है ना? उसके बाद आ जाता है 5वां चैप्टर आपका विज्ञान, जिसमें आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान भी है। बायोलॉजी को 2 पार्ट में यहीं पर बांट दिया है ना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है भोजन। अभी क्या पढ़ेगा ये चैप्टर, बताइए तो, संभव है? भोजन कहां से आता है, यही बात लिखा हुआ है उस चैप्टर में, है ना। कुछ फल से आता है, कुछ पेड़ के जड़ से आता है, इसी तरह से, हाँ मतलब इसी तरह से ये लिखा हुआ है। ये सब कोई आवश्यकता नहीं है, बस फोकस ये करना है कि सवाल कहां से पूछा जाएगा, हमको पढ़ना क्या है। देख रहे हैं, है ना। हमारे कपड़े, सामग्री, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, सब कुछ चीजों को देखेंगे, है ना। तत्व, यौगिक, मिश्रण, सामग्री, ये सवाल यहां से सवाल होता है। बस समझे ना, यहां से सवाल होता है। किसी पदार्थ का x ग्राम आयतन किसी दूसरे पदार्थ के x ग्राम के समतुल्य के बराबर नहीं होता। ये तो लगता है कि पढ़िए दिया है यहाँ पे, सिलेबस क्या रहेगा। पदार्थ की कणिक प्रकृति, मूल इकाई, हाँ इनसे आपका 2-3 सवाल देखने को मिल जाएगा। इन चीजों को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो चीज डिटेल में पढ़ने के योग्य है उसी को पढ़ना है, बाद बाकी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारा कुछ को पढ़ा जाएगा। बस समझ में आया ना? हाँ, क्योंकि यहां से सवाल होते हैं। परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है ये सबको पढ़ेंगे हम लोग।
समस्थानिक संभारिक, ये सब चैप्टर है ना, सबका सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता में है पेड़ पौधे जंतु, ये सारा का सारा आपका यहां पर दिया हुआ है। सजीव कैसे बनते हैं, कोशिका के जीवन, कोशिका, ये सारा कुछ को पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तीनों पार्ट को पढ़ा जाएगा। प्रोटोजोआ, अंतरकोशिकीय, उसके बाद ये फिजिक्स का चैप्टर है गति, ये सबको पढ़ना है। गति, विस्थापन, वेग, समान वेग, है ना, ये सारा कुछ को पढ़ना है। त्वरण, बल, न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ये सब पढ़ा जाएगा। बात समझे ना, ये चैप्टर ही नहीं महा चैप्टर है, सवाल यहां से होता ही है। बात समझ में आ गया। तैरती हुई वस्तुएं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दाब और प्रणोद, उत्प्लावन, घनत्व, ये सारा का सारा पूछा जाता है ना। अल्ट्रासाउंड, ये सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और कंप्लीट सिलेबस को खत्म कर लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, जलीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये सब चक्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बात समझे, किसी किसी चक्र के बारे में आप लोग जानते भी होंगे पहले से, बस उसको जगा देना है, रिवाइज करवा देना है। बात समझ में आ गया। और उसके बाद आपका पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, अम्ल, भस्म, लवण, ये सारा का सारा पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तत्वों का वर्गीकरण, सजीव संसार, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण की समस्याएं, ये सारा पढ़ेंगे। हम जिंदा कैसे हैं ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें सब कुछ ही दे दिया है। और उसके बाद जीवों में प्रजनन कैसे कैसे होता है, क्या क्या है, HIV, एड्स, ये मतलब ये सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। अनुवांशिकी और जैव विकास को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका विद्युत वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, श्रेणी क्रम में कैसे लगाया जाता है ना, विभवांतर, विद्युत धारा, चुंबक, ये सबको पढ़ना पड़ेगा, ये टोटल पढ़ना पड़ेगा। बात समझे ना। उसके बाद दर्पण वाला चैप्टर, उत्तल, अवतल, प्रतिबिंब, ये सारा कुछ को पढ़ना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। सबसे ज्यादा लगता है इधर साइंस में पढ़ना, उधर भी था लेकिन पढ़ता तो पड़ेगा। बेसिक बेसिक जो हेडलाइंस है कम से कम उसका तो सब कुछ पता होना चाहिए, है ना, ताकि सिलेबस का एक टॉपिक न छूटे। कोशिश तो हमारा यही रहेगा कि सिलेबस तो पूरा पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है, फिर प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है, प्रकीर्णन है, ये सारा के बारे में हो सकता है एक आध सवाल कहीं कहीं से दे दिया जाए। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। क्षेत्रीय पर्यावरण, कैसे बांध बनते हैं, क्या सीमा है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब के बारे में हम लोग जाएंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान से समसामयिकी का मतलब होता है करंट अफेयर। क्या होता है? करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से सवाल यहां पर आपका पूछा जाने वाला है। ठीक है, बाद बाकी 30 पेज में सिलेबस है, यही आपका एंड हो जाता है। और करंट अफेयर का कोई माय बाप नहीं, जितना पढ़े सब करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जितना मामला रहेगा सब कुछ पूछा जाएगा। बात समझ में आया? तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। बात समझ में आ गया? इसमें क्या क्या सिलेबस आ गया था बताइए, क्या क्या आ गया था? सबसे पहले था आपका हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके बाद करंट अफेयर, मैथ ही था, रीजनिंग नहीं है। ठीक है, सिलेबस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर है 9 सब्जेक्ट है, तो कुछ सब्जेक्ट तो ऐसा है जो 1 महीना में 4 सब्जेक्ट समाप्त हो सकता है। बात समझ में आया? सोशल साइंस 1 महीना में खत्म नहीं होने वाला है, बहुत लंबा है ये फिजिक्स यही है ना, ये वाला सोशल साइंस है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, यही है ना सोशल साइंस, यहां तक है ना। अर्थशास्त्र के साथ 2-3 मिला
ये आ गया ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सोशल साइंस का आ गया ना। अलग अलग दिया होता है लेकिन और एक और एक कौन सा? अर्थशास्त्र भी था। एनवायरमेंट, नहीं सर, उसमें क्या नाम है? भारत का मानचित्र, वो तो ज्योग्राफी में आ रहा है। ज्योग्राफी का आ जाएगा ना वो, ठीक है ना। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये साइंस का हो गया, करंट अफेयर हो गया और मैथ का हो गया, ठीक है। अब सवाल किससे कहाँ होते हैं? यहां से लगभग कितने सवाल? 5 सवाल लगभग रहता है ना। 5 से मैक्सिमम जाएगा तो 10, मिनिमम 5, वही 5, 6, 7 ऐसे रहता है, कोई फिक्सेशन नहीं है। इससे भी लगभग 5 सवाल। इसके अलावा करंट अफेयर से 5 से लेकर के 10 सवाल तक हो सकता है। मैथमेटिक्स से 5 सवाल, ठीक है। 5, 10, 15, 5, 20 सवाल आपका इधर से आ गया। और क्या बचा? 80 सवाल आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिला करके यहां से आपका टोटल 80 सवाल रहेंगे। समझ में आ गया? कुल मिलाकर के यही आपका सिलेबस है। और इसको अगर बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं, ऑल चैप्टर, ऑल सिलेबस इसी बैच में, इसी क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाएगा। चाहे टीचर अलग अलग लाना पड़े, उसके लिए कोई इशू नहीं है। आपको टोटल यही सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट को पढ़ाई होगा। बस समझ में आ गया? ये आपका सिलेबस है। आप अपने मित्रों लोग को भी बता देंगे। क्या बोले? पास, पास कम से कम आपको लाना है 70, कम से कम, अधिकतम जितना ले आए, कम से कम टारगेट लेकर के चलना है, 70 प्लस लाना है हमको। बस समझ में आ गया? और आसानी से हो जाएगा। जैसे 70 सुपर मार्किंग आ गया है, हाँ, उसमें मार्किंग मिलता होगा। जैसे फिजिकल और अब देखिए सीट है कितना? 19,000, 838। ठीक है, लगभग 20,000 सीट है। फॉर्म कितना गिरा होगा? 20 लाख। अरे 20 लाख से ज्यादा होगा, 25-30 लाख के आसपास पूरेगा फॉर्म, क्योंकि जो इंटर इस बार पास किया वो डाल देगा। रिजल्ट आ गया क्या? जिसका 18 साल पूरा हो गया वो दे देगा, जिसका 18 साल पूरा हो गया दे देगा। ऑनलाइन वाला मार्कशीट डाउनलोड होता है ना, उसको लेकर के भरे। जिसका 18 साल हो गया वो तो मानेगा नहीं, वो भर देगा। मिला जुला करके 25 लाख आपका फॉर्म भराएगा। बात समझ में आया ना? अब देखिए इसका 5 गुना रिजल्ट देगा, 20-25 मतलब 1 लाख ही देगा रिजल्ट, 5 गुना रिजल्ट देगा। तो इधर 24 लाख तो गया ना, तो 24 लाख को कैसे छाटेगा? कोई 20 नंबर लाया, कोई 30 नंबर लाया, कोई 40 नंबर, कोई 50 नंबर, कोई 60 नंबर, कोई 70 नंबर, कोई 80 नंबर, कोई 90 नंबर, ठीक है। तो ऊपर से छटैया कर लेता है। जहां पर 1 लाख पुर गया, हमको 70 तक चाहिए, 1 लाख विद्यार्थी इधर पुर गया तो नीचे वाला जाओ, या फिर 65 में पुर गया तो 65 से नीचे सब खत्म, ऊपर से उठाता है, फिजिकल में जैसे आ गया, ठीक है। अब यहां तो पास करने का कटअप हो गया। कटअप होने के बाद अब आप पास करके जाएंगे फिजिकल में। नंबर तो ये नहीं जोड़ा, लेकिन अब फिजिकल का नंबर जुड़ेगा, है ना। दौड़ पास कर जाएंगे तो उसके लिए अलग नंबर, जंप पास कर जाएंगे उसके लिए अलग नंबर, है ना। कम समय में जाएंगे तो ज्यादा नंबर, दौड़ में ज्यादा समय में जाएंगे तो कम नंबर। तो उस तरह से टोटल नंबर को अब बैठा दिया जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा नंबर रहेगा फिर उन 1 लाख में से 20,000 को छांट लेगा। मेरिट सर फिजिकल में मिलता है। जी हाँ, बस समझ आया? अब हाँ, ओनली क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब देखिए सिलेबस में आपका लिखा भी मिलेगा एडवर्टाइजमेंट में, मात्र 30% या 33% आपको पास होने के लिए चाहिए। क्या 33% 30 नंबर पे ये पास कर दे रहा है? नहीं, यहाँ तो कटअप होता है ना। तो गलती करता है नया बच्चा सब खास करके, अरे नहीं नहीं 100 में से 33% लाना है, ये तो ऐसे में आ जाएगा, काहे पढ़ेंगे, है ना। पता चलता है रिजल्ट नहीं हुआ, फिर अगले साल तब तैयारी करता है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। कटअप जारी किया जाता है, कटअप के अनुसार आप लोग पढ़ाई करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे। हाँ, जैसे जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन एग्जाम समाप्त हो गया, एग्जाम खत्म, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके दौड़ना प्रारंभ। चाहे रिजल्ट का चिंता नहीं करना है कि रिजल्ट आया कि नहीं करना है। अभी केवल दौड़ने से पहले आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। एग्जाम जिस दिन आपका खत्म, उसके सुबह से दौड़ना प्रारंभ। क्या दिक्कत है? सबसे पहला तो कटअप पार करना है ना। दौड़िए, अब ये दौड़िए लेंगे, अब दौड़ेंगे तो पैर हाथ देह हाथ दर्द करेगा, और जाकर सूते जाएंगे तो पढ़ेगा कौन? बताइए। पहले तो एग्जाम निकालना है ना भाई।
एग्जाम अगर निकल गया तो उसके बाद फिर दौड़ लेंगे पूरा, एक दिन में 3-3 बार दौड़ेंगे, एक बार सुबह, एक बार शाम, एक बार दोपहर, एक बार रातों में दौड़ लगा लेंगे। क्या दिक्कत है? वो तो मेहनत का चीज है ना, खाएंगे पिएंगे दौड़ते रहेंगे। लेकिन यहां तो दिमाग का खेला है भाई, है ना। दिमाग अगर थक जाएगा तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा। इसीलिए सबसे पहला चीज है क्या? पढ़ाई। तो अगर आप इस कटअप में आ जाते हैं तो रिजल्ट का चिंता करना ही नहीं है। हमने देख लिया कि मेरा एग्जाम बढ़िया गया, सुबह से दौड़ना प्रारंभ, क्योंकि तब तक एग्जाम चलते रहेगा और रिजल्ट आने में भी 2 महीना समय लगेगा, और उसके 1-2 महीना के बाद फिर दौड़ होगा, तब तक 3-4 महीना तब तक आप लोग दौड़ लीजिएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट का इंतजार करेंगे, रिजल्ट आया तब जाएंगे दौड़ने के लिए, तब तो फेल कर जाइएगा। एग्जाम दिए, दौड़ना प्रारंभ। अब बात समझ में आया क्या है स्ट्रेटजी बिहार पुलिस का? इसी तरह से आपको प्लान बना करके कंप्लीट तैयारी कर लेनी है। समझ में आया? ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। कल से हम लोग डेमो स्टार्ट करेंगे, आज तो केवल सिलेबस देखे हैं, ठीक है। और भी जो नए छात्र आना चाहते हैं उसको कहिए बाबू अभी दौड़ो मत, अभी पढ़ाई पर फोकस करो, है ना। नहीं तो बहुत ऐसा बच्चा को देखे हैं एकदम देह हाथ हिष्ट-पुष्ट तगड़ा है, जो 5 मिनट का दौड़ है 3 मिनट में एकदम एक्सेलेंट मार लेता है, लेकिन पढ़ाई में पता चला फेल कर गया, तो फिर वो दौड़ का क्या फायदा? समझ में आया ना। इसीलिए एग्जाम ना होता है, उसके बाद दौड़ होता है। हाँ, तो सबसे पहले एग्जाम देना है, उसके बाद दौड़ देना है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिए हैं, यूट्यूब पर डाल देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा, बच्चों को दिखा दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। यहीं तक रहेगा, धन्यवाद। बंद कर दीजिए। क्या बोले? जो दौड़ के भी क्लास करने आ रहा है, दौड़ के भी आता है क्लास करने के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि पहले अगर क्लास कंप्लीट कर लेंगे ना, बात समझ में आया, तो थकान नहीं होगी। दौड़ के आइएगा और थकल मन रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले क्लास कर लीजिए, और जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाएगा दौड़ना प्रारंभ। अरे अपने अनुसार से चलना पड़ेगा, पार्टनर क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो दौड़ रहा है, हम नहीं दौड़ रहे, फेल कर जाएंगे तब, अरे उससे एग्जाम में नहीं निकलेगा। बात समझ में आया? वो दौड़ रहा है तो दौड़ने दीजिए, जो जो कर रहा है करने दीजिए, आप अपने अनुसार से चलिए। भीड़ का हिस्सा बनिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। बात समझ में आया? भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ है तो है ना। अपना दिमाग से चलिए, अपना स्ट्रेटजी बनाइए, अपना प्लान बनाइए कि हमको कैसे क्रैक करना है एग्जाम और कैसे निकालना है दौड़। बात समझ में आया? भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, थोड़ा देर में क्लास